भाई अभी तक थाउजेंड थाउजेंड व्यूज़ मेरे हर वीडियोस पे जा रहे थे। मतलब एक पे तो 25,000 चला गया, आप लोगों ने देखा होगा। चीज़ें मैंने अच्छी बताई, लोगों ने उसको प्रेफर किया, उसको सुना समझा। और इसके बाद में भी दो दो वीडियोस में डालता हूँ, उसको लोग सुनते हैं समझते हैं। लेकिन अब कल से जो है 100 150 100 150, मतलब कितना अजीब सा लगता है। जहाँ 1K लिखता है, सोचो, आप खुद सोचो, अगर ये आप वीडियो डाल रहे होते ऐसे 1K लिखता है, 2K लिखता है, फिर लास्ट में 100 200, फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी कि यार कैसे पढ़ाए, किस तरह से पढ़ाए कि सारे बच्चे ध्यान से पढ़ें। एटलीस्ट 1K तक तो पहुंचा दो, इतना रिक्वेस्ट आप लोगों से। भाई शेयर वेयर कर दिया करो वीडियो, में ज़्यादा कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ग्रामीण परिवेश के हर वीडियो पे लगभग 1K यानी कि 1000 व्यूज़ आ जाए। एटलीस्ट के लिख उठे। अब देखो किस दिन के लिखाएगा उसमें। चलिए ठीक है, फिलहाल अपना दोस्तों सेशन स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में सेशन स्टार्ट करना चाहता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा भरमाना नहीं चाहता हूँ आप लोगों को, जैसा आप लोग सुनना चाहते हो जस्ट वैसा ही बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग उस चीज़ को समझो, ताकि मेरे से कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि आप लोग यूपी के हो, मैं भी यूपी का हूँ, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि सारे के सारे लोग एक ही हो। जो लैंग्वेज है थोड़ी सी अलग हो सकती है, पश्चिम का अलग, बुंदेलखंड साइड का अलग, लेकिन फाइनली देखा जाए तो सब एक दूसरे से अंडरस्टैंड होते हैं। चलिए बहुत बातें हो गई यार, चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि पहले हम ट्रिपल एम से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से जो बनता है पहले इसको उठा लेते हैं। इसके बाद में फिर अपना जो लेक्चर है उसको, अपना जो थ्योरी क्लास है उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुआ था? तो भाई साहब पीवी नरसिम्हा राव थे उस टाइम पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। पीके थुंगन समिति के सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संवैधानिक दर्जा से संबंधित आप क्वेश्चन जान लीजिए कि ये 1993 में चीज़ें हुई थी। पीके थुंगन समिति के सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ पंचायती राज व्यवस्था को। ठीक है, देखिए एक जगह पे मैंने इस चीज़ को और देखा था, ये नाथूराम मृधा समिति लिखा हुआ था। मैंने यहाँ पे इसको लिखना उचित समझा कि मे बी बाई चांस आपके एग्जाम में कुछ ऐसा करके आ जा रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। देखिए एक जगह पे मुझे लिखा मिला नाथूराम मृधा समिति की सिफारिश पर, जैसे सेंटेंस लिखा हुआ आप लोग देख लीजिए। नाथूराम मृधा समिति की सिफारिश पर संसद द्वारा पारित 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 से पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई। यहाँ पे संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई, ध्यान दीजिएगा। बाकी बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं लग रहा है, लेकिन यहाँ पे नाथूराम मृधा समिति, आई थिंक नाथूराम मृधा समिति की सिफारिश पर फिर ये जो पीके थुंगन समिति है ये गठित की गई थी, और इस समिति ने फिर जो है इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाया था। ठीक है, अपनी रिपोर्ट के हिसाब से। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में आबादी वाले गाँवों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिएगा, आबादी वाले गाँव ऐसे भी होते हैं जहाँ पे बर्बादी होती है, आई मीन जहाँ पे कोई जनसंख्या निवास नहीं करती है, या फिर ना के बराबर दो चार लोग एक गांव में मिलकर रहते हैं, तो उस जनसंख्या नेग्लेजिबल है, उसको आप ना के बराबर भी मान सकते हो। लेकिन ऐसा गांव जहां पे लोग रह रहे हो, पंचायती जो चुनाव वगैरह होता है वो कंडक्ट हो रहे हो, ग्राम सभा के आप सदस्य हो, तो इस टाइप से जो जहाँ पे आबादी निवास करती हो ऐसे कितने गाँव हैं? तो ध्यान दीजिएगा, भारत में पूछ रहा है। यूपी का अलग पूछ सकता है और भारत का अलग पूछ सकता है, दोनों का आपको पता होना चाहिए। देखिए भारत में आबादी वाले गाँवों की संख्या कितनी है? तो आबादी वाले गांव की संख्या देखिए इतना है, 59 लाख, क्या लिखा हुआ है, 5,97,464। ठीक है, 5,97,464, ये कैसे गांव हैं? ये आबादी वाले गांव हैं। और टोटल गांव कितने हैं, मतलब जहाँ पे जनसंख्या निवास करती है ऐसा गांव, और जहाँ पे जनसंख्या नहीं निवास करती है ऐसा गांव, टोटल मिला के 6,40,930 है। तो आपको ऐसे याद रखना है कि ये 640 और ये 597। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। ये आप अपने हिसाब से जो भी आप जैसे इसको शॉर्ट कर सको वो आप कर लेना। ठीक है, फिलहाल यही आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था। ठीक, आगे देखिए, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। भारत में ग्राम पंचायत की संख्या है, भारत में ग्राम पंचायत की संख्या है, तो इसका जो ऑप्शन दिया था वो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन जो इसका आंसर है ये गैर आबादी वाले गांव से अधिक। ठीक है, जहाँ पे आबादी नहीं रहती है वहाँ वाले जो गांव है वहाँ से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, इसको आप समझ सकते हो।
भाई कुछ ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे आबादी नहीं रह रही है, लेकिन ज़्यादा ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे आबादी रह रही है, तो यहाँ पे ग्राम पंचायत की संख्या ज़्यादा होगी। वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि भारत में ग्राम पंचायत की संख्या है गैर आबादी वाले गांव से अधिक, यानी कि जहाँ पे आबादी नहीं रह रही है उस गांव से ज़्यादा ग्राम पंचायतें हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए कैसा कैसा अजीब सा क्वेश्चन दिया था। ये मैंने इसलिए लिखा गैर आबादी वाले गांव से अधिक, ये जो आप साइन देख रहे हो ये अधिक का है, ऊपर जो जा रहा है वो अधिक का है, जो नीचे आ रहा है ये गैर आबादी गांव वाले से कम। ठीक है, तो गैर आबादी गांव वाले से अधिक, गैर आबादी गांव वाले से कम, गैर आबादी गांव वाले के बराबर, आबादी वाले गांव के बराबर। ठीक है, ये आपका ऑप्शन था। ठीक है, आप समझ गए होंगे ऑप्शन क्या है, आबादी वाले गांव के बराबर, गैर आबादी वाले गांव से बराबर, गैर आबादी वाले गांव से कम और गैर आबादी वाले गांव से ज़्यादा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करूँगा भाई। ठीक है, आगे बढ़ो फटाफट। इसके बाद में है ग्रामीण भारत में प्रति वर्ष कितने टीवी सेटों की बिक्री होती है। भाई कोई इस क्वेश्चन में दम नहीं था, लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया दिखाने के लिए आप लोगों को। ग्रामीण भारत में प्रतिवर्ष कितने टीवी सेटों की बिक्री होती है, तो 44%, मतलब इन्होंने परसेंटेज के हिसाब से इसको लिख रखा है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिलहाल, तभी आप देख लीजिए, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था मुझे, ये ज़रूरी लगा कि टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो J.L. बेयर्ड ने किया था। ठीक है, टीवी का आविष्कार किसने किया था, J.L. बेयर्ड ने किया था, तो ये ज़रूरी है। ठीक है, ये आपके जीएस में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनसंख्या 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, ग्रामीण भारत की पूछ रहा है, तो ग्रामीण भारत की आबादी कितनी है, 83.3 करोड़। ठीक है, और शहरी आबादी कितनी है, 37.7 करोड़। याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 3.3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7.7 लिखा हुआ है, तो ऐसे आपको पकड़ लेना है। ठीक है, 83.3 37.7 यानी कि 7-7-3-3 कुछ ऐसे ही आपको देखना है। बाकी इसका परसेंटेज देख लीजिए, जो भारत में ग्रामीण परसेंटेज है, टोटल ग्रामीण परसेंटेज ये है 68.89%, और जो शहर की आबादी परसेंटेज है ये है 31.16%। ठीक है, तो आई थिंक याद हो गया आपको। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि 8-8 है और यहाँ पे 1-1 है, तो ऐसे आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये 83.3 करोड़ ये कितना है, ये ग्रामीण जनसंख्या है, और शहरी जनसंख्या है 37.7 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पंचायतों के आय के साधन। देखिए और भी कई सारे साधन लिख रखे थे, मतलब पंचायतों के आय के साधन और भी कई सारे थे, लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो आपको मैं समझाना चाहता था, वो आपको मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो आप जिससे आप भलीभांति परिचित हो, वो चीज़ें आपके माइंड में जब आ जाएंगी तो एग्जाम में कोई और पॉइंट लिखेगा तो उसको भी आप कैप्चर कर लोगे। ठीक है, फिलहाल ये सिंघवी समिति 1987, ये देखिए पंचायतों के आय के साधन जो है, इसमें क्या बोलना है मैं चाहता हूँ, देखिए ये सिंघवी समिति थे, सिंघवी आप बोलिए या फिर सिंधवी बोल दीजिए, 1987। ये क्या चाहते थे कि जो पंचायतें हैं वो आत्मनिर्भर बने, ऐसा नहीं कि वो राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर पूरी तरह से आश्रित रहें। तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य सरकार तो कुछ ना कुछ इनको राजस्व देगी, केंद्र सरकार से भी कुछ ना कुछ इनको मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा इनके अंदर भी रहे कि हाँ सेल्फ कॉन्फिडेंट टाइप का, कि हाँ ये मैं पैसे इतना यहाँ से निकाल ले रहा हूँ। ठीक है, और वो उनके पैसे कहाँ से आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि राज्य सरकार के अनुदान द्वारा, प्लस ये जो मेला वगैरह होता है, अब सिंपल जो गांव में पोखरे पे लगता है वो मेला की बात नहीं हो रही है, बड़े बड़े जो मेले लगते हैं वहाँ पे पर्ची कटता है। ठीक है, मेले में जब आप एंट्री लेते हो तो वहाँ पे पर्ची कटता है, और उस पे जो टैक्स वगैरह लगता है वो पंचायतों को मिलता है, जो जहाँ पे वो मेला लगा हुआ है, जिस गाँव साइड में, तो वहाँ से उनको वो राजस्व प्राप्त होता है। इसके बाद में बाजार कर पर भी लगता है, जहाँ बड़े बड़े बाजार लगते हैं वहाँ पर भी लगता है। व्यापार कर, मनोरंजन कर, जल और घाट पर कर, यानी कि जो नदियाँ वगैरह बहती हैं जिस गांव में, वहाँ पे जो घाट वगैरह होता है वहाँ पे भी जो नाव को ले जाना लाना हुआ, इस टाइप से कुछ वहाँ पे भी कर लगता है। मनोरंजन कर बोले तो भाई ऑब्वियस सी बात है, कहीं नाच नौटंकी हो रही है, कोई बाहर से आ रहा है बहुत बड़ा, मतलब बैंड वाला है, वो लगाएगा आपके गाँव में कुछ ना कुछ, तो वहाँ से भी वो टैक्स देगा। प्लस इसके बाद में कोई सिनेमा वगैरह है वहाँ से वो टैक्स ले लेते हैं। ठीक है, व्यापार कर आपको पता ही है। तो इस टाइप से जो राजस्व निकलता है ये ग्राम पंचायत के आय के साधन हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए ग्राम पंचायत के कार्य देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के जो मेन कार्य हैं वो हैं चिकित्सा व स्वास्थ्य व्यवस्था। ऑब्वियस सी बात है, ग्राम पंचायत में चिकित्सा और स्वास्थ्य व्यवस्था की व्यवस्था करना जो है यहाँ के जो अधिकारी होते हैं वो लोग देखते हैं। इसके बाद में सड़क नालियाँ बनवाना, युवा महिला बाल कल्याण, कृषि व भूमि क्रियान्वयन,
सार्वजनिक वितरण बहुत ज़्यादा है, लेकिन बस 2-4 लिख दिया हूँ ताकि आप लोग अनुभव कर लो, समझ लो। बाकी आप गांव में रहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी की सारी चीज़ें आप खुद जान लोगे जब आपके ऑप्शन में एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ग्राम पंचायत समितियां एवं उनके कार्य इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत आसान है, कोई इसमें कुछ ट्रिक नहीं लगा हुआ। आपको हर बुक में, हर वीडियो में कोई ना कोई पढ़ाते हुए मिल जाएगा, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि जो इनके कार्य हैं ये आपको याद रखना है, ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, अगर आपने ये याद कर लिया तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके माइंड में आ जाएंगी। ठीक है, देखिए ये नियोजन एवं विकास समिति है। ठीक है, समितियाँ आपको याद होनी चाहिए। नियोजन एवं विकास समिति है, निर्माण कार्य समिति है, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है। ठीक है, फिर से बोल दे रहा हूँ, नियोजन एवं विकास समिति, नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण कार्य समिति, शिक्षा समिति, प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। दोस्तों आज आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो पिक है, ये पीडीएफ है, ये आपको ब्लर दिख रहा होगा। इसका रीज़न है क्योंकि मैंने रात में ये फ़ोटो खींचा हुआ है, तो रात में फ़ोटो खींचने की वजह से चीज़ें साफ़ नहीं आ पाई हैं। इसका मैंने कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा दिया है, लेकिन तब भी वो उतनी क्लियर नहीं आ पा रही है। फिलहाल आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये समितियां आपको याद रखनी है, इनके नाम याद रखने हैं, नियोजन, निर्माण, शिक्षा समिति और प्रशासनिक समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति। देखिए ये जो सभापति होते हैं, इन समितियों के सभापति होते हैं, ये अक्सर प्रधान ही बनते हैं। ठीक है, प्रधान बनते हैं या प्रधान के अनुपस्थिति में जो उप प्रधान होते हैं वो सब बन जाते हैं। प्लस जो अन्य 6 आरक्षित सदस्य वगैरह होते हैं ये लोग आ जाते हैं। जो कुछ लोगों को ग्राम प्रधान चुन लेते हैं, कुछ लोग जो सदस्य होते हैं वहाँ से बन जाते हैं। तो इस टाइप से बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि ये जो सभापति होते हैं ग्राम प्रधान बन जाते हैं और जो अन्य 6 आरक्षित होते हैं वो कहीं ना कहीं उसी से चुन लिए जाते हैं। बाकी अब जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। नियोजन एवं विकास समिति ये योजना निर्माण, कृषि, पशु, गरीबी उन्मूलन। अब ऑब्वियस सी बात है, नियोजन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का निस्तारण करना। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको नियोजित करना, उसको ढंग से उसको हैंडल कर लेना। ठीक है, तो योजना निर्माण हो गया, कृषि, पशु, गरीबी उन्मूलन, ये सब क्या है, नियोजन एवं विकास समिति है। निर्माण कार्य समिति के अंतर्गत कोई चीज़ बन रहा है, अगर जैसे ग्राम पंचायत भवन जो बनता है वो सब, इसके समस्त निर्माण कार्य, उनकी गुणवत्ता वगैरह चेक करना। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भवन बन रहा है तो वहाँ पे कोई नकली माल लगा दे रहा है, इस टाइप से सरिया वगैरह नकली जो आता है उसको लगा दे रहा है, तो उसकी गुणवत्ता की जांच करना और सुनिश्चित करना ताकि वो रिपोर्ट जो है आगे बढ़ पाए कि हाँ ये मटेरियल इतना लगा है, इतने पैसे की चीज़ लगी है। तो ये निर्माण कार्य समिति देखती है। इसके बाद में शिक्षा समिति है। ऑब्वियस ही बात है कि जब शिक्षा का नाम आ रहा है तो शिक्षा समिति प्रधान से संबंधित तो उतना होगा नहीं। ये संबंधित होगा जो प्राइमरी पाठशाला होती है या फिर जूनियर पाठशाला होती है ग्राम में, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो सभापति जो होगा वो अध्यापक होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षा समिति है तो सभापति कौन होगा, अध्यापक होगा। और शिक्षा संबंधी सुधार यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं गांव में उनके शिक्षा से संबंधित जो सुधार हो सके, वो ड्रेस वगैरह कैसे पहनना है, बैग वगैरह क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो लोग देख लेते हैं। इसके बाद में प्रशासनिक समिति। प्रशासनिक समिति में जो कमियां हैं, खामियां हैं, जैसे लेखपाल आते हैं वो देखते हैं, वीडियो का जो बहुउद्देशीय कार्य है वो लोग चेक कर लेते हैं, कुछ कमी रह गई है, मतलब कोई भी कार्य अगर किसी कमी कोई कमी रह जा रही है तो उस चीज़ को यहाँ पे देख लेते हैं। जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, एक्चुअली फ़ोन भी डिस्चार्ज होने वाला है, 10% चार्ज बचा हुआ है इसमें, तो मुझे लगा कि शायद अभी ये डिस्चार्ज हो जाएगा। 10% चार्ज है। देखिए अगर वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो जा रहा है तो अच्छी बात है, उम्मीद करता हूँ कि समाप्त हो जाए। फटाफट चलते हैं, बहुत ज़्यादा इसको हम लेक्चर लंबा नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो अगला टॉपिक लेंगे वो है लेखपाल से संबंधित या फिर ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो प्रमुख शब्दावलियाँ हैं उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो कल में भी शायद आपको दोनों वीडियोस मिल जाएं। कल बोले तो आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आज ही के दिन की बात मैं कर रहा हूँ। फिलहाल अभी फ़ोन मेरा डिस्चार्ज है तो इसको बहुत ज़्यादा बात करके इसको हम ख़त्म नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी टॉपिक ख़त्म करते हैं। देखिए जो हॉट पॉइंट है आप उसको फटाफट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, 18 मंडल है, 58,194 ग्राम पंचायत है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। 58,194 ग्राम पंचायत है, 75 जिला, 18 मंडल, ये आपको पता ही होगा। 826 ब्लॉक हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। और इंडिया में 251 लाख टोटल जो है ये ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रत्येक पंचायतों में 1/3 भाग महिला आरक्षण होता है, ये पता होगा आपको, इसमें कोई नया बात नहीं है। इसके बाद में जिला पंचायत में महिलाओं का आरक्षण 50% है, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया वो चेक इट। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा कितना है कितना नहीं है। 2-3 जगह से आप देख लीजिएगा, 2-3 बुक से देख लेना, 2-3 टीचर से देख लेना कि ग्राम पंचायत में महिलाओं का 50% जो आरक्षण है, ये एक्चुअली क्या है, ये कई स्टेट में कई तरह से है, तो आप इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ चेक इट। आप जो जैसा टीचर पढ़ाएंगे आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है
पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर चुनाव होगा। ठीक है, कोई पंचायत भंग हो रही है, कोई प्रधान वगैरह कुछ मैटर गड़बड़ा रहा है तो वहाँ पे 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। भारत में ग्राम पंचायतों की संख्या इतनी है टोटल। ठीक है, कितनी है, इतनी है। और इसके बाद में ये आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो डेटा है वो वेरी कर रहा है, ये और ये फिलहाल लगभग इतनी ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे फिलहाल देखते हैं दोस्तों। अगला है, आपको कई जगह पे कई डेटा मिल जाएगा, लेकिन आप ये जो उत्तर प्रदेश वाला है इसको आप याद रखना है। उत्तर प्रदेश वाला ये डेटा है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये 58 वाला फिलहाल। आगे देखिए, इसके बाद में कोई भी पंचायत हो, चाहे वो जिला, खंड, ग्राम जो भी है, सब में 21 वर्ष आयु है और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। मतलब अगर आप उससे संबंधित कोई अध्यक्ष वगैरह लड़ रहे हो या ग्राम पंचायत का जो प्रधान वगैरह होते हैं उनका जो उम्र होता है वो 21 साल कम से कम होना चाहिए। और उनका जो टाइम काल होता है, मतलब समय काल होता है बने रहने का, वो 5 साल होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ग्राम सभा का सदस्य कोई नया टर्म नहीं है, आप भी ग्राम सभा के ही सदस्य हो। जो भी ग्राम सभा आपके यहाँ है उसमें जब आपका वोटर आईडी में नाम आता है तो आप उसके सदस्य हो। ठीक है, जो कि 18 साल होता है। आपको पता है कि 18 साल के जो लड़के होते हैं वो वोट डाल सकते हैं। ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जैसा कि मैंने ऊपर बता दिया है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहते हैं? तो पंचायत समिति कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पंचायत समिति बोलते हैं। अगला दोस्तों देखते हैं थोड़ा सा पॉइंट क्या है। हाँ, देखिए ग्राम पंचायत, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी वयस्क जिनका मतदान सूची में नाम है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, ये लाइन पढ़ा है मैंने, 18 वर्ष से अधिक। ओके, इसके बाद में अगला है, ग्राम सभा सदस्य में से एक ही प्रत्यक्ष निर्वाचन से ग्राम प्रधान बनता है। मतलब वही सदस्यों में से, हम ही आप लोगों में से कोई एक प्रत्यक्ष निर्वाचन से। क्वेश्चन बनता है कि ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। इसके बाद में, तथा ग्राम सभा द्वारा प्रधान को 15 दिन पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटा भी सकते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान दीजिएगा कि 15 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और उपस्थित बहुमत के सदस्य के 2/3 बहुमत से। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने बहुमत से हम प्रधान को हटा सकते हैं? तो 2/3 बहुमत से हटा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में शेष अवधि तक दूसरा प्रधान चुन लिया जाएगा। शेष अवधि तक के लिए, ऐसा नहीं कि प्रधान जैसे हटे हैं 2 साल के बाद में तो फिर से जो अगला प्रधान होगा वो 5 साल बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जो 2 साल प्रधानी रह चुके हैं, अब जब दूसरा प्रधान बन के आएगा तो वो 3 साल ही प्रधान रहेगा, ना कि 5 साल रहेगा। ठीक है, तो शेष अवधि के लिए दूसरा प्रधान चुन लिया जाता है। इसके बाद में देखिए अगला पॉइंट क्या है, ग्राम पंचायतों में एक प्रधान तथा 9 से 15 तक सदस्य होते हैं। ठीक है, एक ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से 15 तक सदस्य होते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, अगर मैं चार्जिंग चेक, इसका जो बैटरी वगैरह बैकअप चेक कर लूँ। चलिए दोस्तों, ग्राम पंचायत में एक प्रधान तथा 9 से अधिक 15 सदस्य होते हैं। कैसे कैसे सदस्य का निर्वाचन होता है, कितने सदस्य कहाँ पे रहेंगे उसको आप देख लीजिए। 1000 जनसंख्या पे 9 सदस्य होते हैं। जब जनसंख्या गांव की 1000 से 2000 होगी तो 11 सदस्य होंगे। जब 2000 से 3000 जनसंख्या होगी तो उस गांव में 13 सदस्य होंगे। जब मोर देन 3000 यानी कि 3000 से ज़्यादा जनसंख्या होगी, गांव की पॉपुलेशन होगी, तो 15 सदस्य होंगे। ठीक है, यही इसका नियम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बहुउद्देशीय कर्मचारी वीडियो होता है जिसकी वैकेंसी भी आती है, आपको पता होगा। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो होता है, तो इसी को वीडियो बोलते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी भी बोलते हैं हिंदी में इसको। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक बहुउद्देशीय कर्मचारी, बहुउद्देशीय का मतलब ये इनका काम जो होता है वो विस्तृत लेवल का होता है। शिक्षा संबंधी जो कोई समिति बैठ रही है वहाँ पे भी बैठेंगे, योजना निर्माण से कोई समिति बैठेगी तो वहाँ पे भी बैठेंगे। मतलब हर समिति में इनका उपस्थित होना, प्लस ग्राम पंचायत के टच में रहना, लेखपाल के टच में रहना, ग्राम सभा में जो चीज़ें हो रही हैं, घटित हो रही हैं, उनका भी मुआयना करना, ये सारी चीज़ें बहुउद्देशीय प्रतिभा के धनी होते हैं, इसीलिए ये वीडियो होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ग्राम पंचायत की 2 बैठकों के बीच में 2 माह से ज़्यादा का समय काल नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 बैठकों के बीच में मुश्किल से मुश्किल 2 महीने का वक्त होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यदि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने को कहें तो 15 दिन के अंदर बैठक बुलाई जाती है। देखिए, ये वही पॉइंट है जो ग्राम प्रधान को हटाने वाला मुद्दा जहाँ पे होता है। मतलब ग्राम प्रधान को अगर हटाना है तो 1/3 सदस्य इकट्ठा होके अगर वो फाइल आगे बढ़ा देते हैं कि हाँ मुझे बैठक बुलानी है इमरजेंसी में, तो वो बैठक बुला ली जाएगी 15 दिन के अंदर। ठीक है, यानी कि 1/3 सदस्य को अगर आप फोड़ ले रहे हो तो किसी तरह से भी आप 15 दिन के अंदर कोई इमरजेंसी बैठक बुला सकते हो। ठीक है, अगला देखिए, अगला पॉइंट है ग्राम पंचायत चुनाव। राजस्व निर्वाचन आयोग द्वारा
चुनाव कराए जाएंगे। देखिए देखिए देखिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व में लिखा हुआ है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव कराए जाएंगे। तो पूछ सकता है ग्राम पंचायत चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। ठीक है। अगला देखिए, किसी भी तरह का दोषी नहीं होना चाहिए, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। जो ग्राम प्रधान होगा उसकी सरकारी नौकरी नहीं लगी होनी चाहिए, किसी भी तरह का दोषी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई विक्टिम तो हो सकता है लेकिन उस पर कोई मुकदमा नहीं चलना चाहिए। ठीक है। आगे देखिए, अगला है ग्राम पंचायत के कर्मचारी। ये जो होते हैं ये देखिए यहाँ पे पंचायत सचिव जो होते हैं, जो ग्राम पंचायत में अधिकारी होते हैं, 3 तरह के होते हैं। पंचायत सचिव एक होते हैं, तो ये सहायतार्थ होते हैं। वीडियो मैंने बताया कि बहुउद्देशीय होता है। और एक होता है चौकीदार, जो कि न्याय तथा शांति व्यवस्था को मेंटेन करता है। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी नहीं बोल सकते हो लेकिन ठीक है, अधिकारी हर एक किसी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। और बाकी दोस्तों एक चीज़ आप जान लीजिए कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाते हैं। मैंने बताया था, इसका 2-3 बार मैंने हिंट दे दिया है। इसमें क्या होता है कि आधे सदस्य का हस्ताक्षर सहित कारण, जैसे आधे सदस्य या फिर 1/3 सदस्य को आप ले लीजिए और उनके हस्ताक्षर करवाइए किसी पेपर पे और उन पे कारण लिखिए ग्राम प्रधान को आपको क्यों हटाना है। कारण जो है वैलिड होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में वो जो पर्चा और कारण है वो पंचायत राज अधिकारी को आप भेज दीजिए। ठीक है। पंचायत राज अधिकारी के पास जब जाएगा तो 3 सदस्यों को अधिकारी के सामने उपस्थित होकर, यानी कि इसके बाद में जो पंचायत अधिकारी होगा वो 3 सदस्यों को बुलाएगा अपने पास। अब उन सदस्यों में जो वास्तव में बात कर सकता है, जिसकी बात सुनी जाए, उन सदस्यों को भेज दीजिए। 3 सदस्यों को वो अधिकारी के सामने उपस्थित होकर कार्यवाही को आगे बढ़ाने की मांग करेगा कि हाँ सर सही है, आप इसको आगे बढ़ाइए। फिर क्या होगा कि पंचायत अधिकारी आपको परमिशन दे देगा और जैसे ही परमिशन देगा तो 30 दिन के अंदर फिर से बैठक बनेगी। ठीक है। 30 दिन के भीतर जो है ये बैठक बैठेगी। अब ये बैठक कभी बैठ सकती है लेकिन 15 दिन के पहले सभी को बताया जाएगा, यानी कि 30 दिन के भीतर तो बैठेगी लेकिन 15 दिन के बाद ही बैठेगी। ठीक है। 15 दिन के बाद कभी बैठ सकती है क्योंकि 15 दिन के पहले सभी को सूचना दे दी जाएगी ग्राम प्रधान सहित। ठीक है। इसके बाद में जब बैठक बैठेगी, यहाँ पे प्रधान होंगे, यहाँ पे वीडियो होंगे, यहाँ पे 15 सदस्य होंगे या 9 सदस्य होंगे, जो भी है सब लोग यहाँ पे पंचायत में क्या होगा कि अब यहाँ पे जो सदस्य लोग हैं इनका 2/3 बहुमत अगर पारित हो गया कि ये काम सही नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर ये प्रॉब्लम है, ये लोगों को जैसे कि मतलब जैसा योजना वगैरह आती है उसका लाभ नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा कि ये 2/3 बहुमत से वोट अगर पारित हो गया तो प्रधान को हटा सकते हैं। ठीक है। और अगर प्रधान नहीं हटा, 2/3 बहुमत नहीं मिला उस टाइम पे, तो अगर एक बार में नहीं हुआ तो 1 साल तक हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यानी कि हम उसके ऊपर फिर से जो पुनः बैठक होगा वो 1 साल के बाद में ही फिर हम बैठक बुला सकते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ग्राम प्रधान को कैसे हटाते हैं ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। आप भी चाहो तो अपने यहाँ किसी को हटा सकते हो। ठीक है। आगे देखिए, लेकिन हाँ कारण वैलिड होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। ग्राम प्रधान को हटाना सुनने में आसान लग रहा है लेकिन चीज़ें स्टेप टफ होते हैं। आपको पता है कि इतना आसान नहीं होता है कि कोई किसी को पैसे खिला दिया तो कोई फिर आगे नहीं आएगा। ठीक है। तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ें करनी चाहिए। अगला टॉपिक है दोस्तों क्षेत्र पंचायत। मध्यवर्ती स्तर पर गठित क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य अपनों में से ही एक प्रमुख तथा उप प्रमुख को चुनेंगे, यानी कि क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं वो अपने सदस्यों में से ही एक प्रमुख को और उप प्रमुख को चुनते हैं। यानी कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है वो बीडीसी के सदस्य करते हैं। ये जो बीडीसी का चुनाव होता है इनमें जो जीतते हैं ना वही सदस्य सारे के सारे मिलके ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। ठीक है। अच्छा, बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये लोग आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। ठीक है। आगे देखिए, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को, ध्यान दीजिए, ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत अध्यक्ष को तथा क्षेत्र पंचायत के सदस्य ब्लॉक प्रमुख को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे। जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं वो ब्लॉक प्रमुख को अपना त्यागपत्र सौंपेंगे और जो ब्लॉक प्रमुख होता है वो जिला पंचायत अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है। आगे देखिए, क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी बीडीओ होता है। क्षेत्र पंचायत का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है ये बीडीओ होता है, यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। इसको खंड विकास अधिकारी भी कहते हैं। अगला देखिए, क्षेत्र पंचायत गांव एवं जिले के मध्य संपर्क स्थापित करता है। क्षेत्र पंचायत क्या होता है,
जिला और गांव, यानी कि जिला ये है और उसमें जो गांव है ये छोटा सा है, और जो बीच में यानी कि जो क्षेत्र पंचायत होता है ये जिला और गांव के बीच में संबंध स्थापित करता है। जो भी योजनाएं वगैरह आती हैं मंडल से जिला में, जिला के बाद फिर जो यहाँ पे वो सारी की सारी खंड स्तर के माध्यम से ही लोगों को पहुँचाई जाती हैं। इसके बाद में आप लोग देखिए हॉट पॉइंट के अंतर्गत पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद में अगला है हार्ट पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांव स्तर पर गठित सिस्टम के धुर विरोधी थे। तो एग्जाम में पूछेगा कि गांव स्तर पर जो गठित कार्यक्रम है, सिस्टम है, इसका धुर विरोधी कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सोचते थे कि भाई गांव वगैरह क्या होता है, गांव पे आज भी देखो तो बहुत ज़्यादा ऊंच नीच, भेदभाव, जाति पाति, छुआछूत और मतलब इस टाइप की जो अनपढ़ वाली जो चीज़ें होती हैं गांव में अभी भी हैं। तो यही ये चाहते थे कि गांव स्तर ना करके नगरीय व्यवस्था की जाए, नगरीय को प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गांव स्तर पर गठित सिस्टम के धुर विरोधी थे, क्योंकि अज्ञानता, गंदी मानसिकता और सांप्रदायिकता वगैरह गांव में ज़्यादा होती है, हिंदू मुसलमान करके, है ना। इसके बाद में अगला पॉइंट देखिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप से प्रदान करने की सिफारिश सर्वप्रथम अशोक मेहता समिति ने की थी। यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप से प्रदान करने की सिफारिश, ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर क्वेश्चन में एग्जाम में लिख के आ रहा है, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर उसे संस्थागत रूप से प्रदान करने की सिफारिश, यानी कि ऐसे नहीं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया तो पावर एक आदमी के हाथ में चली गई, नहीं, एक संस्था बनेगी, भले से वो खंड स्तर की संस्था हो, यानी कि ब्लॉक हो, यानी कि तहसील हो, यही यानी कि ब्लॉक और तहसील का जो संस्था रूप है, इसकी सिफारिश किसने की थी, अशोक मेहता समिति ने की थी। इसके बाद में देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा खुले रूप से चुनाव चिन्ह के आधार पर चुनाव लड़ना अशोक मेहता समिति के अंतर्गत ये भी आया था। ये जो चुनाव में जो चिन्ह वगैरह होता है ये भी अशोक मेहता समिति के सिफारिश पे आया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा। दोस्तों, समय की कमी प्लस मोबाइल में चार्ज कम होने की वजह से फटाफट मैंने चीज़ों को बताया है आपको। उम्मीद करता हूँ कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो आपके समझ में नहीं आया होगा, मेरी एक कोशिश रहती है, ठीक है। और तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा, और अगला सेशन, अगला वीडियोस पाने के लिए चैनल से बने रहना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो तुरंत तुम्हें या आपको मिल जाए, ठीक है। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।